जय हिंद साथियों, मैं सतीश फौजी, श्रीहंस डेयरी फार्म चोलापुर वाराणसी से। साथियों, आज के बात करने का टॉपिक है रिपीट ब्रीडिंग। रिपीट ब्रीडिंग से हम सभी पशुपालक परेशान हैं, जो मेरे जैसे छोटे पशुपालक हैं वो भी, जो मीडियम क्लास के हैं वो भी, और जो 2-4 पशु रखे हैं वो भी। लेकिन जो बड़े फार्मर हैं वो रिपीट ब्रीडिंग से ज़्यादातर परेशान नहीं है। उसका कारण है कि वो बिल्कुल आधुनिक तरीके से विज्ञान को मानते हुए जो नया तरीका है पशुपालन में उसको अपनाते हैं। सप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, ट्रेस मिनरल्स का प्रयोग करते हैं, मिनरल मिक्सचर का प्रयोग करते हैं, बाईपास फैट का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से संतुलित फीड का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से उनके यहाँ पे ये समस्याएं कम होती हैं। और ख़ास करके हम बात करें अगर पूर्वांचल की, पश्चिमी यूपी छोड़ दें, हरियाणा छोड़ दें, पंजाब छोड़ दें, तो पूर्वांचल में ये समस्याएँ बहुत ज़्यादा हैं। अब इसमें पूर्वांचल में समस्याएँ ज़्यादा कैसे हैं? इसके भी कई कारण हैं। जैसे कि हमारे पास वेटनरी लैब नहीं है, और दूसरा क्या है कि हम लोग एक बार अगर पशु हमारा रिपीट हो गया तो हम उसको रिपीटर मान लेते हैं। हम अपनी तरफ से उसको ट्रेस मिनरल्स या जो सप्लीमेंट होते हैं वो नहीं देने का प्रयास करते हैं। तो अब एक चीज़ आप समझिए कि कम से कम 2 बार अगर आपका पशु रिपीट होता है तो उस पशु को रिपीटर नहीं माना जाता। वो आप उसके लिए टेस्ट मिनरल्स चलाइए, कोई बोलस चलाइए, बाईपास फैट, अगर बॉडी वेट कम है तो उसको बाईपास फैट साइड से दीजिए। और हमारे यहाँ पे लोग सरसों का तेल ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ आप समझिए, पुरानी पद्धति को छोड़िए, सरसों का तेल जो होता है वो रूमेन को डिस्टर्ब करता है। अगर सरसों का तेल देना है आपको तो उसकी जगह बाईपास फैट दे लीजिए, दोनों का खर्चा लगभग में बराबर ही आएगा। तो जो साइंस अगर उस हिसाब से आगे चल रहा है, अगर परिवर्तन हो रहा है, तो धीरे धीरे आप भी अपने हिसाब से परिवर्तन करिए। जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे आपके यहाँ पे रिपीट ब्रीडिंग की समस्याएं आती रहेंगी। इस चीज़ को आप समझिए, जब तक आप परिवर्तन नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, पंजाब, गुजरात में फ़र्क क्या है वेटनरी लैब का। अब जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में अगर पशु बार बार रिपीट होता है तो वो क्या करते हैं, पशु के डिस्चार्ज को, पशु के ब्लड को सैंपल के तौर पे ले जा कर के लैब में देते हैं। लैब में उसकी जांच होती है और जांच में ये सही निकलता है कि भाई इस पशु को ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका पशु रिपीट हो रहा है, तो वो एकदम सटीक वहाँ पे इलाज हो जाता है उनका। बिल्कुल जो बीमारी है उसका इलाज होता है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है कि हम लोग अंदाजे से रिपीटर पशु का इलाज करते हैं। अब रिपीटर पशु में जैसे समस्या, रिपीटर पशु बनता कैसे है, जैसे पशु की जेर का टुकड़ा अटक गया, खेड़ी जिसको हमारे यहाँ पे बोलते हैं, खेड़ी का अगर थोड़ा बहुत टुकड़ा अगर रह गया तो एक तरह से भविष्य में वो इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, जिससे पशु रिपीट होता है। दूसरा क्या है, ओवरी चिपटी है। जो 2 ओवरियाँ होती हैं, उन 2 ओवरियों में कोई ओवरी एक चिपटी निकल गई, किसी पे सिस्ट बन गई, आपका सर्विस हो गया, सर्विस में गांठ बन गई, यूट्रस में इन्फेक्शन, कि जैसे कोई नॉर्मल सा भी अगर जेर का टुकड़ा रुक गया तो इन्फेक्शन का रूप ले लेता है। तो रिपीट ब्रीडिंग के बहुत कारण हैं। जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम है, हार्मोन्स बैलेंस नहीं है तो अब भी रिपीट ब्रीडिंग है। फिर उसके बाद आपका मल्टीविटामिन्स की, सब ट्रेस मिनरल्स की कमी है, तब भी रिपीट ब्रीडिंग है। तो रिपीट ब्रीडिंग के कई कारण हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अंदाजे से रिपीट ब्रीडिंग का इलाज करते हैं। और फिर अगर डॉक्टर इलाज करता है तो हम लोगों के दिमाग में एक सवाल बनता है कि अरे यार, ये तो कई बार से इलाज कर रहा है और हमारी गाय रुक नहीं रही है। तो डॉक्टर को दोषी मत दीजिए, आप अपने आप को अपने हिसाब से, जैसे आपका पशु बच्चा दे देता है, अगर जेर सही से साफ हो गई है, अगर जेर आपके पशु की सही साफ हुई है, तो आपको 35-40 दिन के अंदर, जैसे 30 से 40 दिन के बीच में आप अपने पशु को, 30 से 40 दिन के बीच में अपने पशु को आप बेटमेट लगाइए। बेटमेट लगा करके आप उसको 10 ml टोनोफास्फेन और 1 दिन कोई दवा डलवा दीजिए, जैसे लिक्सिनायु डलवा दीजिए, या तो आप बीटाडिन डलवा दीजिए। अगर वो पारदर्शी डिस्चार्ज करता है तब भी उसको कोशिश करिए कि आप डलवा दीजिए। आप अगर मिनरल मिक्सचर खिलाने की अगर हम लोगों की क्षमता नहीं है, तब भी 40 दिन के बाद अपने पशु की मिनरल मिक्सचर आप शुरू कर दीजिए, और ख़ास करके जिसमें ट्रेस मिनरल्स की उपलब्धता ज़्यादा हो। जैसे में कि आप रिप्रोमिन शुरू कर दीजिए 35-40 दिन बाद, ये सबसे बेस्ट है। 25 ग्राम डोज है इसकी। जब तक पशु आपका हीट में नहीं आता है तब तक रिप्रोमिन चलने दीजिए, 20-25 दिन आगे तक चलाइए, और उसके बाद
उसको बंद कर दीजिए। तो जैसे ही आप टोनोफास्फेन आपने लगाया और क्या बोलते हैं आपने वेटमेट लगाया, उसको लगाने के 72 घंटे बाद आप दवा डलवा दिए। अब टोनोफास्फेन की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो पुआल है, अब आज के सीज़न में अभी हमारे यहाँ पुआल चल रहा है और पुआल में कोई न्यूट्रिशियन कॉन्टेक्ट नहीं होते हैं। भूसे में फिर भी आपको थोड़ा बहुत फास्फोरस मिल जाएगा, लेकिन पुआल में नहीं है। और जो लोग पुआल खिला रहे होंगे और इससे पहले भूसा खिला रहे होंगे, अगर वो डेयरियों पे दूध दे रहे होंगे तो प्रति लीटर 2 से 3 रुपये लीटर आपका दूध फैट कम हो जाता है। ये ग्राउंडली मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा जैसे जिस दिन से पुआल खिलाना शुरू करा उसके 2-3 दिन बाद से मेरा 3 रुपये लीटर प्रति का फैट कम हुआ और दूध भी कम होता है भूसा के प्रति पुआल में। तो अगर आपके पास हरा चारा है तो हरा चारा और पुआल मिला के खिलाने का प्रयास करिए। अगर आप साइलेज खिला सकते हैं तो फिर आप पुआल और साइलेज मिक्स करके, हरा चारा मिक्स करके खिलाइए। अब बात आती है रिपीट ब्रीडिंग की। रिपीट ब्रीडिंग में आपने क्या करा कि शुरुआत से ही तैयारी करिए। आपने टोनोफास्फेन लगाया, वेटमेट लगाया, 72 घंटे बाद कोई दवा डलवा दी, वहीं उसी दिन से अपने पशु की तैयारी करिए कि हमारा पशु जब आगे हीट में आएगा तो उस पर सीमन लगना है तो उसका कंसेप्शन बढ़े, कंसेप्शन न के बराबर ना हो। अब इसके लिए आपको या तो CRS चला दीजिए, ट्रेस मिनरल्स है, या तो रिप्रोमिन चला दीजिए। अगर ये आपके पास नहीं मिल रहा है तो आप कोई दूसरा मिनरल मिक्सचर चलाइए और कोशिश करिए जो आपका बड़ा पशु है, अच्छा पशु है, उस पर कोई ट्रेस मिनरल्स की बोलस चला दीजिए। तो इस अब तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपके पशु को कंसेप्शन मिलेगा। और डॉक्टर से, जैसे आपने 40 दिन बाद वेटमेट लगाया, कोई अच्छा डॉक्टर आया आपके पशु के अंदर दवा डालने के लिए हाथ डालना चाहता है, हाथ डाल के वो चेक करता है, तो ये जान लीजिए यूट्रस के अंदर की सारी समस्याएं वो 40वें दिन आपको बता देगा कि भैया इसके सिस्ट सर्विस में गांठ बनी है, या ओवरी में गांठ बनी है, या बच्चेदानी चिपटी है इसकी, तो वो उसी समय आपको इलाज करने का मौका भी मिल गया। अगर आप ये इंतज़ार करते रहेंगे कि भाई हमारा पशु 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन में हीट में आएगा तब हम सीमन लगवाएंगे, तब फिर बहुत लेट हो जाता है। आप 40वें दिन बाद ये प्रक्रिया करिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर डॉक्टर को दोष देते हैं। और उसके बाद अगर जो डॉक्टर बताता है कि भाई ये समस्या है, तो आप उस समस्या को डॉक्टर से इलाज पूछिए, उसका इलाज कराइए, उसके बाद सीमन लगवाइए। अब कुछ लोग शॉर्टेज सीमन लगवाते हैं कि भाई मेरी गाय बछिया ब्याए। अब बछिया ब्याएगी भाई, शॉर्टेज का कंसेप्शन कम आता है, कन्वेंशनल सीमन का कंसेप्शन ज़्यादा आता है, क्योंकि कन्वेंशनल सीमन में शुक्राणु की मात्रा ज़्यादा होती है और शॉर्टेज सीमन में शुक्राणु की मात्रा कम होती है। तो बिना पशु की तैयारी किए बिना आपको शॉर्टेज सीमन नहीं लगवाना है। आपको पता है कि मेरी इस गाय पे शॉर्टेज सीमन लगना है, उससे पहले आप अपने पशु की तैयारी करिए, उसकी बच्चेदानी को चेक करवाइए, अगर सब कुछ सही है तो ट्रेस मिनरल दीजिए, जब वो हीट में आ रही तो फिर उसके बाद आप शॉर्टेज सीमन लगवाइए। अगर आप 5 पशुओं पे शॉर्टेज लगवाते हैं तो जायज़ सी बात है 2-3 पशु आपके कंसीव कर जाएंगे। सीमन में कभी भी 100% कंसेप्शन नहीं मिलता, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। शॉर्टेज सीमन में 40 से 50% से ज़्यादा कोई भी डॉक्टर कंसेप्शन नहीं दे पाता और उनके बस में भी नहीं है वो। और शॉर्टेज कन्वेंशनल में लोग 80% 85% कंसेप्शन देते हैं। तो रिपीट ब्रीडिंग को आप खुद अपने आप कम कर सकते हैं, दूर तो नहीं कर सकते लेकिन कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको शुरू से ही तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पशु 4 महीने बाद हीट में आएगा, मैं उसको 4 महीने बाद उसकी तैयारी करूँगा, तो सर वहीं पर आपका मैटर फेल है। अब जैसे कोई आपके हीप पर है, वजन भी हो गया है, एज भी हो गई है, अब वो हीट में नहीं आ रही, तो भाई आप क्या करोगे फिर? आपका समय भी जा रहा है, वजन भी तैयार है और हीट में नहीं आ रही, फिर आपको जीपीजी करनी पड़ेगी। आप जीपीजी करिए, अपने डॉक्टर को बताइए, डॉक्टर साहब जीपीजी आप करिए, जीपीजी से कंसीव कराइए। आप अगर जीपीजी से कंसीव कराते हैं तो कम से कम डॉक्टर बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर हाथ तो डालेगा सीमन डालने के बहाने। अगर कोई समस्याएं होंगी और जिस दिन उसको सीमन डालना होगा, यूट्रस खुला होगा, तो किस लिए हीट में नहीं आ रही है वो आपको बता देंगे। अगर ओवरी होगी तो वहाँ पे सीमन न डलवा करके, गांठ होगी, सिस्ट होगी तो आप सीमन न डलवा करके वो इलाज कर लीजिए, नहीं तो सीमन डाल दीजिए। साइंस इतना आगे जा चुका है, अगर साइंस को फॉलो हम नहीं करेंगे, विज्ञान को हम फॉलो नहीं करेंगे, तो हम पशुपालन में सक्सेस नहीं हो सकते। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे, कुछ लोग रिपीटर एनिमल्स को एक बार सीमन से गाभन नहीं हुई तो दूसरी बार वो झोटे से क्रॉस करा देते हैं।
तो कोशिश करिए कि ऐसा न करिए। कम से कम 2 से 3 बार अच्छे सीमन से ट्राई करिए। अगर आपका पशु हाई क्लास सीमन लगाने से अगर आपको लग रहा है कि यार रिपीट हो रहा है, तो अच्छा बुल नॉर्मल रेंज में आप लगवाइए, क्योंकि झोटे से आप ब्रीडिंग नहीं कर सकते। तो रिपीट ब्रीडिंग और ब्रीडिंग दोनों को अगर एक साथ संतुलित करके आप चलते हैं, हमारे यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक बार अगर नहीं गाभन हुई तो जाके नंदी से क्रॉस करा देंगे। नंदी घूम रहा गाँव में 7 लीटर की माँ का बेटा है, गाय है आपकी 16 लीटर की, उसकी बछिया 5 लीटर की आ जाएगी। आगे आने वाली जनरेशन आपकी ख़राब हो गई। तो कोशिश करिए, रिपीट ब्रीडिंग आप खुद अपने से कम कर सकते हैं। मैं मानता हूँ दूर नहीं कर सकते, लेकिन खुद कर सकते हैं, और वो आपको 0 डे से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जब आपका पशु बच्चा देता है तब उसकी खेड़ी अगर फंसी है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, खेड़ी कैसे साफ़ होगी उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। बाकी साथियों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।